चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 14, लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स क्लास 12 की लास्ट चैप्टर है ये। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वगैरह जो करके हैं, इसके लिए ये सेमीकंडक्टर आप सबने जानते हो ना कि मटेरियल तीन प्रकार का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, मतलब धातु, अधातु और उपधातु। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। और हम लोग उसको जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ाया जाता है, तो केमिस्ट्री में बताया जाता है मेटल नॉन मेटल वगैरह। फिजिक्स में हमें लोग बताया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कि भाई मेटल नॉन मेटल की जगह पे हम मेटल की जगह पर यूज करते हैं कंडक्टर का ना, और नॉन मेटल की जगह पर इंसुलेटर का, डाइलेक्ट्रिक। और तीसरा क्या है भाई, जो इन दोनों के बीच प्रॉपर्टी ऑसिलेट करती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इस ये वो डिवाइस है, ये वो चीज है जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर वगैरह बना। अब ट्रांजिस्टर क्या चीज है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गजब चीज है ना। आप लोग देखते होंगे पहले की टीवी और अब की टीवी में जमीन आसमान का अंतर है। पहले की टीवी डब्बा जैसी होती थी, खूब मोटी सी पिक्चर ट्यूब होती थी, उसमें कैथोड ट्यूब होती थी। जो कैथोड ट्यूब आप लोग पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह के लिए, कैथोड ट्यूब रखी गई थी। निर्वातित नलिका है कि नहीं है, उसमें एयर नहीं होता है, समझे, उसमें एयर नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम दौड़ती है इधर से उधर, समझे। ये सारी चीजें कैथोड ट्यूब पहले वो यूज होता था, तो कैथोड ट्यूब ऐसे रहती थी, तो डिब्बी जो टीवी थी उसमें इतना बड़ा डिब्बा पीछे बना रहता था, डिग्गी जैसा कुछ, तो वो रहता था, तो पुराना। लेकिन अब का देखो तो टीएफटी आती हैं, एलईडी आती हैं, इतनी एलसीडी पतली पतली टीवी आ रही है। यानी अब वो पिक्चर ट्यूब को रिप्लेस करने वाला कोई तो डिवाइस है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और वो ट्रांजिस्टर को बनाने वाला यही है सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर को बनाने वाला है पीएन जंक्शन डायोड, आगे पढ़ेंगे। और पीएन जंक्शन डायोड को बनाने वाला चीज है सेमीकंडक्टर। इसका मतलब हम लोग एकदम जड़ पढ़ रहे हैं, जड़ से हम पहुंचेंगे आसमान तक, समझ जाए। तो शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। बट उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मटेरियल तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु, है कि नहीं है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर फिजिक्स में। मेटल मतलब कंडक्टर, और मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब इंसुलेटर, है ना। धातु का मतलब अचालक, और उपधातु का मतलब सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। हिंदी में नाम सेमी मतलब अर्ध, आधा, और कंडक्टर का मतलब जानते हो सब लोग, आधा चालक हो आधा अचालक हो, उसे बोला जाता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था उसके बिहाफ पर पढ़ लेते हैं, समझ में आया ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, धारा विद्युत पढ़े थे नहीं पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आइए उसके बेसिस पर हम पढ़ते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर मटेरियल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मटेरियल, पदार्थ के प्रकार। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा मेरा एक सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन था जो बताता था कि ये चालक है ये अचालक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी चीज है जो कंडक्टर की डिफाइन करती है, रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता था, अनंत रेजिस्टेंस वाला, आपने उसको इंसुलेटर के नाम दिया। सर ईटा, सर कागज, है कि नहीं है, हीरा, डायमंड, ये सारी चीजें क्या है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी रेजिस्टिविटी बोल दो या तो रेजिस्टेंस बोल दो, चाहे प्रतिरोध बोलो चाहे प्रतिरोधकता बोल दो, है कि नहीं है। उसके आधार पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार का मटेरियल होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही तो एक चीज है ना, रो ज्यादा रो कम, रो बहुत ज्यादा हो गया तो इंसुलेटर, रो बहुत कम है तो कंडक्टर, है कि नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, चाहे तो आप बोल दीजिए कि सर हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पर, या फिर आप बोल दीजिए रेजिस्टिविटी के बेसिस। वैसे फिलहाल मैं रेजिस्टिविटी ही पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ओम मीटर आता है सबको, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है, नहीं आता, आर ए अपॉन एल, सबको पता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू पलट जाएगा आर ए अपॉन एल, तभी तो आर की जगह पर ओम और ए अपॉन एल, मीटर स्क्वायर बटा मीटर करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, तभी तो ओम मीटर आएगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बेसिस पर, तो मैं इसी के बेसिस पर आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहला चीज जिसे आप लोग कहते हैं, नंबर एक, मेटल। क्या कहते हैं आप लोग, मेटल। लेकिन हम लोग मेटल थोड़ी बोलेंगे,
हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलेंगे, हम लोग धातु बोलेंगे, हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूं भाई, चालक लिखा जाएगा यहां पर, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या चीज है कंडक्टर को जो डिफाइन करती है? तो भाई अब बताओ, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो, कठिनाई से हो? आसानी से हो। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो? बहुत ही कम हो। तो इसके लिए जो रो की वैल्यू लिखी जाती है ना, इसके लिए रो का ऑर्डर है रो लगभग 10⁻⁻6 से समझ लीजिए -8 ओम मीटर चलेगा। -6 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर इसका होता है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अरे रो कम तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, सबको आता है ना वो, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहीं से तो आपने लिखा था सर आर टी इक्वल टू आर नॉट, यही लिखा था ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा था सबने। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा मेरा एक सवाल है, यहीं से पूछ लेता हूं, मन कर रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए मेटल के लिए, कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहती है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। तुम्हें याद ही नहीं है ये सब, पता नहीं कैसे भूल गए सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अल्फा की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर अल्फा निगेटिव हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ ही नहीं सकता, एक में से कुछ घट के आएगा। और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता था कि घटता था अगर टेम्परेचर बढ़ाते थे तो? अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता था कि घटता था? नहीं याद है? हाँ 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 बताइए। रो इक्वल टू क्या होता था? m/n² टाउ। तुम लोगों को दूर दूर तक कुछ भी नहीं याद है। तुम लोगों ने सोचा होगा अरे ये सब जरूरत भी लगेगी। हाँ ये जरूरत लग रही है, देख रहे हो तुम्हारे सामने फार्मूला मैंने लिख दिया। किसके लिए n डोमिनेट करता है, किसके लिए टाउ डोमिनेट करता है? टेम्परेचर बढ़, मैं फालतू वाली चीजें क्यों पढ़ाने लग गया तुमको? तुम्हें तो सब आता है बेटा, तुम लोग तो दक्ष हो, दक्ष है ना। किसके लिए अल्फा पॉजिटिव, किसके लिए निगेटिव, मैंने फार्मूला बता दिया बस। ये हम भटक गए थे। चलो ये हो गया। अच्छा अगर रो इतना ज्यादा है तो कंडक्टिविटी, चालकता, रो इतना कम है तो चालकता क्या उतनी ही ज्यादा होगी? तो लिखा जाता है जो सिग्मा होगा वो लगभग लिखा जाता है 10⁻, यही उल्टा कर दे बस, 10⁻6 से 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जानते होगे ना फार्मूला कंडक्टिविटी का? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला नहीं याद है तुम लोगों को? मैंने सिग्मा पूछा था। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो, तभी तो ये आता है। ये हो गया कंडक्टर के लिए। अच्छा कंडक्टर में और खास बात जो बताई जाती है कि इनके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n की वैल्यू, सबको I इक्वल टू NeVD पढ़ा था तुम लोगों ने। तो I इक्वल टू NeVD में n क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या था? नहीं। क्या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या था? नंबर ऑफ फ्री चार्ज करेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर इसका मतलब है इसमें n की वैल्यू, भाई कंडक्टर है भाई बहुत ज्यादा। तो अभी अभी मैंने फार्मूला लिखा था याद कर, m/n² टाउ। तो उसमें n ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो जो भी इफेक्ट पड़ता है टाउ पे, टाउ घट जाता है तो रो बढ़ जाता है, और रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इनके लिए n बहुत ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 10⁻28, सोच लो 10⁻28 फ्री चार्ज कैरियर्स प्रति मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में इतने फ्री चार्ज कैरियर्स बैठे हुए हैं प्रति एकांक आयतन में। दिस इज द फ्री चार्ज डेंसिटी 10⁻28, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में मौजूद है। आप सोचिए इनकी कंडक्टेंस कितनी ज्यादा होगी। इनके लिए अल्फा की वैल्यू अगर मैं बता दूं भाई कि अल्फा, जिसे आप लोग जानते हो है कि नहीं है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नहीं है जानते तुम लोग? अभी फार्मूले में लिखा था, प्रतिरोध ताप गुणांक के नाम से जानते हो नहीं जानते हो? रेजिस्टेंस थर्मल कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तो कोई जरूरत नहीं है जानने की क्या होती है, सबको पता है ना। इसकी वैल्यू वो 10 से 1 से कम ही रहती है, लेकिन पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है? तो अल्फा इसके लिए निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। अगर भी निगेटिव कर दोगे तो घट जाएगा बेटा। अभी अभी इसीलिए मैंने लिख दिया था पहले ही, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही आएगा ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही आएगा।
और अगर अल्फा निगेटिव कर दोगे, अगर अल्फा निगेटिव कर दोगे तो घट जाएगा, और घट जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। थ्योरी ये कहती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए अल्फा क्या है इसके लिए पॉजिटिव। चलिए दूसरी चीज पढ़े, कंडक्टर खत्म। अरे चालक गया बेटा, चालक शहीद हो गया। अब क्या बचा? हाँ तुरंत उसी पर आ जाओ बेटा, वो शेर अकेला आता है, देर में आएगा। अब इंसुलेटर पढ़ हाँ एक सेकंड, जो चीज छूट गई। कंडक्टर क्लियर है? एग्जाम्पल सर मेन चीज तो छूट ही गया था सर, बाकी तो हम लोगों को ये सब हमें नहीं आता, ना पढ़ेंगे, ये याद कर लेते हैं बस एग्जाम्पल का सारी मेटल, प्लम्बम को छोड़कर, पीबी, लेड, उसमें थोड़ी करंट चलती है, चलाते हैं उसमें करंट, बाकी सब में करंट चलती है। तो करंट सब में चलती है, जिसमें करंट चले वही चालक। यही डेफिनेशन याद रखना जीवन भर, और यही बताना सबसे, जिसमें करंट चले वही कंडक्टर, जिसमें करंट ना चले वो इंसुलेटर, और जिसमें करंट चले रुके अगर यही लिख के आओगे तो नंबर ऐसे देगा चले रुके, ऐसे नहीं बोलते, चले रुके ऐसा लिख दो कि कंडक्टर इंसुलेटर के बीच के मैटर है भाई, ये इन दोनों के जिम्मे छोड़ देता हूं, जा तेरे हवाले किया एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? सोडियम लिख लो, पोटेशियम लिख लो, आयरन लिख लो। एक सेकंड, सबसे सुंदर वाला पहले लिखो, कौन है बता? यह देखो एफी बता रहा है, सबसे दमदार एजी, सोना कह रही हैं, एजी, एयू, यही पढ़े हो। और कौन बता रहे हो तुम लोग? आयरन लिख लिया भाई, ऋतिक रोशन कह रहे हैं, है ना एटसेट्रा। एक सेकेंड, एक और मेरा मन है, ये तो सब मेटल है ना, क्या सबको ये भी पता है कि सर ग्रेफाइट में भी चल देती है थोड़ी बहुत? तो लिख देता हूं ग्रेफाइट, अरे ये भी लिख दूंगा ताकि तुम लोग, इसीलिए मैंने मेटल नहीं लिखाया, क्या हुआ? संगमरमर, भग पागल। अगला करते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर तुम लोग जानते हो, गांव देहात के लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं इंसुलेटर को, क्योंकि इस समय जो वो शॉक मशीन लगाई जाती है उसमें एक चीज जरूर लगवाया जाता है हर पिलर पर। क्या लगवाते हैं? और उसको लगवाने का रीजन क्या है भाई? ताकि उसमें से करंट लीकेज ना हो, नहीं तो वो पोल के माध्यम से, अगर मान लो हरे हरे बांस से बांध दिया तो, और तार उसी पे लपेट दिया, तो क्या फायदा, नुकसान होगा? क्या नुकसान है? क्या उसमें भी करंट जाने लगेगा? नहीं जाने लगेगा, और फिर करंट का लीकेज जल्दी होगा और वो नुकसान करेगा। इसीलिए यूज करा जाता है इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ये सब लिख लेना तुम लोग अपने हिसाब से, ये सब डेफिनेशन यहां लिखना आप लोग, ये मेरे लिए मत लिखो कि मैं भी ये बताऊं तो तुम वो लिखो, मैं वो बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता है, सत्य तो सब बता दीजिए तुम लोगों का मजा भी तो लेना रहता है। इंसुलेटर वो होता है जिनमें करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो आसानी से क्या कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, रो का डेटा बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत ही ज्यादा होता है। 10 की घाते 11 से 10 की घाते 19 एनसीईआरटी का डेटा है। 10 की घाते 11 से 10 की घाते कहां तक? 19। इतना बड़ा डेटा है, आप सोचो, मतलब वो भी पॉजिटिव में। रो की वैल्यू क्या बताई जा रही है? 10⁻11 से 10⁻19। सोचो इतना ज्यादा। आप लोगों ने अभी तक कितना रेजिस्टेंस का नाम जाना था? कितने कितने तक पढ़ा था? 10 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, 5 किलो ओम। 5 किलो ओम का मतलब कितना किलो ओम हुआ? 5 किलो ओम मतलब कितना ओम? 5 × 10⁻³ ओम। इतना तक अगर इतना भी रहा ना, इतना भी रेजिस्टेंस रहा तो भी कंडक्टेंस हो जाता है, तभी भी थोड़ा बहुत चल जाता है कि नहीं है भाई? ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो उस हिसाब से सोचो कहां 10⁻³ और कहां 10⁻11 और 19। क्या बहुत ज्यादा है ये? इसमें करंट का फ्लो, चार्ज इसमें फ्लो कर पाएगा? चल पाएगा? नहीं चल सकता है। तो इसलिए ये अचालक हैं, इंसुलेटर हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, इसको लिखा मिलता है 10⁻10 से 10⁻24। फिलहाल आप वही लिख देता हूं मैं, 10⁻11 से 10⁻19। 11 की पावर 11 हो गया, कर दिया 10 ओम मीटर। ये है इनकी पावर, सोच लीजिए, है ना 11 की पावर 11 121। सिग्मा की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी भाई? इतनी ही माइनस में, तो लिख दीजिएगा
10⁻11 से 10⁻19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और क्या बच रहा है? एन के बारे में। इसमें फ्री चार्ज करंट डेंसिटी लगभग नेग्लिजिबल, कुछ होती ही नहीं है, नगण्य। ना मान, ना मान तो ना मान, जब नहीं चली तो नहीं मानेंगे, है कि नहीं है? नहीं चली तो नहीं मानेंगे, सुना होगा तूने। हाँ नहीं मांगा था तो नहीं देंगे। अल्फा, इसके लिए बेटा, इसके लिए अल्फा कोई फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब इसके लिए अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ क्या जीरो? अल्फा की वैल्यू जीरो, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो लिख दे। लिखना चाहो तो लिख दो अल्फा की वैल्यू, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, अरे एग्जाम्पल है क्या? हाँ बेटा थैंक यू, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ऐसे बच्चे चाहिए जो एग्जाम्पल मुझे याद दिलाएं कि सर आप फीस ले रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे सर। लिखो, क्या लिखो? वुड, वुड लकड़ी, माइका, माइका जानते हो? अभ्रक, हिंदी में कहते हैं उसको अभ्रक। वे तुम लोग उसको माइका बोल, भग यहां से। माइका, क्वार्ट्स है ना, ये हो गया। पेपर, पेपर, कांच, कांच पगले हो का? कांच बेटा, फिलेंट कांच, क्वार्ट्स कांच, तुम लोग जानते ही नहीं इन सब चीजों के बारे में। कोई बात नहीं बेटा, तेरा टीचर जानता है, लिख ले। पेपर, कागज। चलिए अगला शुरू करते हैं, जिसकी हेडिंग पड़ी है इसके बारे में जानने की। सेमीकंडक्टर, लिखिए इसका नाम अर्धचालक। भाई पूरे चैप्टर में अब केवल इसी के बारे में जिक्र होगा। हाँ केवल इसी के बारे में ही जिक्र होगा, ठीक है? ये हो गया। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई? ये वे पदार्थ होते हैं, पहले तो यही डेटा याद करो बस, और यही याद करके आगे चलेंगे। ये वे पदार्थ होते हैं, वे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता किसके किसके बीच रहे? कंडक्टर के और अर्धचालक, अचालक के, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। यानी इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिव हो लेकिन कंडक्टर से कम हो। यानी अगर मैं बात करूं इनकी कंडक्टिविटी के बारे में, आपसे बात करूं कंडक्टिविटी के बारे में, है कि नहीं है, सिग्मा के बारे में बात करूं, तो इनकी सिग्मा किससे ज्यादा होगी बेटा? अचालकों से तो ये तेज होंगे, अचालकों से तो ये तेज होंगे, है कि नहीं है? लेकिन चालकों से कमजोर होंगे। तो ये हो गया इनकी कंडक्टिविटी, ये हो गया कंडक्टर चालक से कम, जिनकी चालकता चालक से कम हो, और चालक से कम हो, और उसके आगे चलिए, हाँ अचालक, सॉरी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ है, वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच की होती है कि नहीं है? यानी अगर मैं इसके रो के बारे में बात करूं तो रो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? रो किससे ज्यादा होगा? किससे ज्यादा होगा? कंडक्टर से ज्यादा होगा रो। किससे कम होगा? इंसुलेटर से। तो रो के लिए जो डेटा लिखा जाता है अप्रॉक्स 10⁻⁻⁵ से 10⁻+4 या +5, 10⁻+6 तक जाएगा ओम मीटर। एनसीईआरटी का डेटा है ये, ठीक है? 10⁻⁻5 से 10⁻+6, समझ में आया? ये चीज हो गया। और सिग्मा के बारे में अगर बात करो तो सिग्मा इसका उल्टा लिख दो। सिग्मा सोचो इसकी रजिस्टिविटी कितनी कम से कम हो सकती है? 10⁻⁻5, ये यहां तक हो सकती है। लेकिन कंडक्टर के लिए आपने लिखा था -6 से -8, यानी ये बहुत अच्छा है कि नहीं भाई? कंडक्टर में आपने लिखा था रो -6 से -8 बहुत कम था, लेकिन इसमें 10⁻⁻5 से शुरुआतें हो रहा है। 10⁻⁻5 से 10⁻+ में कहां जाते जाते 6 तक। और हम लोगों ने 5 किलो ओम 100 किलो ओम तक बात करी थी, 5 ओम तक तो हम कंडक्टिविटी करा ही ले जाते हैं, है रेजिस्टेंस ज्यादा ही, बहुत अच्छा है। सिग्मा क्या लिखोगे? 10⁻5 से 10⁻⁻6, इतना फिलहाल लिखना चाहिए, -6 से 5 लिखना चाहिए, बट ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये डेटा दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? आसान है ना? आसान ही है, सबसे बढ़िया तो आसान है इंसुलेटर का, चलने ही नहीं देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रखता है अपनी कंडक्टिविटी। वो
रजिस्टिविटी। अच्छा, इसके बारे में बात करा जाए सर, एन के बारे में क्या ख्याल है इसका? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, है ना, मुक्त आवेश वाहकों का घनत्व, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी है। इसके बारे में लगभग लिखा जाता है 10 पावर, अप्रॉक्स में लिखता हूं 10 पावर 16, 10 की घाते 28 और कहां 16, 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब मौजूद है। और बात कर दूं मैं अल्फा के लिए, थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट वाला जो होता है ना, कोएफिशिएंट वाला अल्फा, इसके लिए आप सबको पता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सेमीकंडक्टर का वो जो है अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? सेमीकंडक्टर का घटता है, नहीं घटता क्या? अरे एन एम अपान एन स्क्वायर टाउ, एन बढ़ेगा, एन क्या होता है? बढ़ेगा, क्योंकि एन 16 है तो एन बढ़ेगा, तो एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि ये कम है तो एन बढ़ जाता है, और एन के बढ़ने की वजह से रजिस्टिविटी घट जाती है, और रजिस्टिविटी घट जाती है यानी अल्फा, टेम्परेचर तो बढ़ाया था तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव है ना, यानी किसको नेगेटिव होना पड़ जाएगा? अल्फा को, तो अल्फा हो गया नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया। क्लियर है? आसान था यहां तक। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल्स में इसके बारे में बात करी जाती है भाई दो तरीके से। एग्जाम्पल बताएं? एग्जाम्पल इसकी बात करी जाती है बेटा दो तरीके से, एक हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। मतलब इनऑर्गेनिक में आता है अकार्बनिक, एक अकार्बनिक और दूसरा क्या आएगा? कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक वाले में सब जितने भी होते हैं, पॉलीएंथ्रासीन, पॉलीथायरॉल, ये सब आते हैं, बता देंगे अभी आपको, है ना, ये सब होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में भी दो तरीके से बताते हैं हम लोग, एक एलिमेंट वाले, तत्व वाले, है ना, तात्विक वाले जिनमें एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट वाले, और एक होते हैं कंपाउंड वाले, मतलब एक तत्व वाले, तात्विक। अकार्बनिक में दो तरीके से होता है, क्या क्या होता है भाई? एक तत्व वाले होते हैं और दूसरा क्या होता है? यौगिक वाले। यौगिक वाले में मिलावटी होता है, दो तीन लोग होंगे, इसमें क्या होगा? अकेले होगा। इसमें जो होता है उसे बोलते हैं बेटा हम जर्मेनियम हो गया, क्या हो गया? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गए। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंटल हो गए ना ये सब, तो हो गए जर्मेनियम और सिलिकॉन हो गए। अब इसके बारे में जानते रहना बहुत अच्छे से, एटॉमिक नंबर 14। अब कंपाउंड में क्या हो सकता है? तो कंपाउंड में मेरे पास हो सकता है गैलियम आर्सेनिक हो जाएगा, है ना, और इंडियम फास्फोरस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका, बस इतना ठीक है। और भी कोई होगा तो बता देंगे अभी। ये हो गया इनऑर्गेनिक में। अब दूसरा है कार्बनिक में। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में कोई प्रकार नहीं, ऑर्गेनिक में डायरेक्ट पॉली पॉली लगा, एंथ्रासीन लिख देते हैं हम लोग, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है, और उसके बाद पॉलीथायरॉल, और है दो पॉली नाम से जितने आएंगे बेटा ना, पॉली, पॉलीमर क्या होता है? बहुलक है नहीं, उसमें कार्बन कार्बन होता है, तो पॉली जब शब्द आ गया तो समझ आएगा कि वो कार्बनिक है, वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, उतार लो। ठीक है, ये हो गए इनऑर्गेनिक में आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन हो गए, मोस्ट फेमस, मोस्ट बहुत बहुत चर्चित, बहुत जरूरी। कंपाउंड में आपका क्या हो गया? ये Ga गैलियम जानते होंगे आप लोग, ये As आर्सेनिक हो गया, इंडियम फास्फोरस हो गया, कैडमियम और सल्फर हो गया, ये हो गया एंथ्रासीन। बताया नहीं जितने पॉली वाले होंगे सब उसी में हो जाए, पॉली वाला सब ढकेल देना सब ऑर्गेनिक में तुरंत, है ना, पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन। क्लियर है इतना? चलिए, तो इस तरीके से आप सब ने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, चालक, अचालक, अर्धचालक, तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया। अब उसके बाद बात आती है कि सर अब इस चैप्टर में हम किसके बेसिस पर पढ़ते हैं, क्योंकि ये नया चैप्टर है आपके लिए, सेमीकंडक्टर। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा रहा था मैं, कौन सा नया चीज बताया तुमको? नया चीज सेमीकंडक्टर में एक आध दो एग्जांपल एक्स्ट्रा बता दिया, बस वही चाहे तुमको अलग लगा हो, बाकी तो सब पुराना ही था। यह था कौन नया डेटा? बता दो मुझे। तुम एन नहीं जानते थे? अल्फा, रो, सिग्मा, चारों चीजें तो वो चैप्टर में पढ़ के बैठे हैं। यहां जो बताया था सबसे सेमीकंडक्टर का एग्जांपल को लेकर के, तो यहां बात करते हैं हम लोग अब आगे चल करके कि जो सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि अब आप केवल वो जो पढ़ रहे थे वो कोई एटम के बारे में पढ़ रहे थे,
कि किसी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, कोई वायर ले लिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम वहां पर उसके बजाय अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक एटम को हटा करके हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड क्रिस्टल, क्योंकि जर्मेनियम लिया जाएगा, सिलिकॉन लिया जाएगा, जब इनको लेंगे तो आपके पास क्रिस्टल होगा। एजी ले लोगे तो एजी का क्या होगा, आपके पास एक क्रिस्टल होगा। तो अब हम लोग अब जो पढ़ने चल रहे हैं वो किसी एक एटम को लेकर के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग पढ़ेंगे पूरा ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टल पढ़ा जाएगा, सॉलिड पढ़ा जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, हम एटम से कहां पर पढ़ने चल रहे हैं। एटम चैप्टर पहले पढ़ा दिया गया है। एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं है, अंदर इनर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते नहीं होते हैं, और कुछ क्लासेस के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हो जाते हैं, उसके बाद खाली रह जाती है क्लास। ये सब आता है सबको, है कि नहीं, ऊपर खाली होते नहीं खाली होते हैं, ट्रांजिशन करते थे, हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली कूद करके ऊपर गया, है कि नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या हेर फेर है, और वही चीज अब हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड की। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का मतलब अब जो पढ़ोगे हम लोग ट्रीट करेंगे इसको सॉलिड के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी सॉलिड का मतलब क्या पढ़ा जाएगा, क्रिस्टल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रिस्टल पढ़ेंगे। एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया जाएगा, पिंड ले लिया जाएगा इतना छोटा सा, उसमें पढ़ाई करी जाएगी, एटम में पढ़ाई नहीं करी जाएगी। तो बताओ, सॉलिड पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर का क्या लिया जाएगा, एक सॉलिड, सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लिया जाएगा। तो एक क्रिस्टल एक एटम होगा या बहुत सारा एटम होगा। यह बात यही क्लियर हो जाती है कि सर इसमें एक एटम नहीं होगा, बल्कि इनफाइनाइट बहुत सारे एटम होंगे, अनंत एटम होंगे। ये क्लियर हो गई बात यहीं पर। अब बात करते हैं एटम के बारे में, छोड़ दो क्रिस्टल। क्या ये किससे बना होगा, बहुत सारे अलॉट ऑफ एटम्स, बहुत सारे परमाणुओं से बना होगा ये सॉलिड। इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। अभी न्यूक्लियर वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल लगा रहे थे तो याद नहीं कर रहे थे, बताओ कितने एटम का विस्फोट हो रहा है कि नहीं है, कितने एटम का पर सेकंड में, पर आर में क्या हो रहा है। तो ए लॉट ऑफ एटम्स से मिल करके वो सॉलिड, वो क्रिस्टल बना हुआ है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग कि अलग अलग क्लासेस होते हैं। सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एटम में एनर्जी लेवल पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ग्राउंड एनर्जी लेवल, उसके बाद उत्तेजित एक्साइटेड एनर्जी लेवल, और उसके बाद भी आयनाइजेशन एनर्जी लेवल। तो अलग अलग एनर्जी लेवल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और सोचो अब आप उसी के बेसिस पर पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल के बेसिस पर पढ़ा जाएगा। किसके बेसिस पर, तो हम लोग एटम को पढ़ने चलते हैं, एटम के बारे में जानते हैं एनर्जी लेवल, और उसके बाद यहां जानते हैं कि एनर्जी लेवल यहां क्या नाम से जाना जाएगा। तो एटम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई एटम, आप एग्जांपल के लिए कोई एटम ले लीजिए जो आपको पसंद आए, सिलिकॉन को ही ले लो, सिलिकॉन को रख लेते हैं, या जो कह दीजिए नियॉन। नियॉन का कितना होता है, नियॉन एटॉमिक नंबर, अरे नियॉन का एटॉमिक नंबर, चलिए एक से एक डिस्टर्बेंस आ जाती है कि नहीं। एटम, परमाणु, कोई ले लो, नियॉन क्या बताया था तुम लोगों ने, नियॉन कर 10 ना, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करा जाए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, तो आप लोग कहेंगे सर 1s2 2s2 2p हो गया, कंप्लीट है। देख लो 1s2 2s2 2p, इसके बाद वाले सब हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो भरे हैं, खाली हैं। पहले मेरा सवाल है या नहीं है, हैं लेकिन खाली है। तो 2s2 2p 6, उसके बाद 3s, अब 2 0 कुछ नहीं लिख सकते, क्या ये सब खाली है बेटा। आगे 3s 3p 4s 3d, क्या ये सब खाली है, लेकिन ये तो भरे हैं। और ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के क्या लिया है, कंप्लीटली फिल्ड वाले, पूर्ण रूप से भरे वाले लिया है कि नहीं है, नोबेल गैस, है कि नहीं। तो हम देखते हैं एटम के अंदर कि ये जो है, ये सब S, P और D, आगे थोड़ी देर बाद F भी आएगा, है कि नहीं है। इन सबको आप कहते हैं ना सबसेल, उपकोष, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये 1 2 3 अलग अलग लेवल्स को बताते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए, ध्यान से देखिए, एटम के लिए बात हो रही है, केवल किसके लिए बात हो रही है, एटम के लिए। 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है इस 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2, उसमें भी 2 ही है, बहुत अच्छा। उसके बाद कौन है, हाँ 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद यहां कुछ भी नहीं है, गैप है, खाली हो गया। और उसके बाद ये क्या है, 3s, ये 3p, ये
4s, आगे 3d वगैरह जो भी आएगा आप जानते हैं, हम लोग समझते हैं। ये किसी एक एटम की बात है, ये है एक एटम की बात। अब सोचो केवल एक एटम की मैं बात कर रहा हूं तो कुछ आपने ऐसे पढ़ा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबने पढ़ा हाइड्रोजन एटम के बारे में, और हाइड्रोजन एटम में सबसे खास बात जो आप लोगों ने सीखा था कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है, टूटा टूटा बटा बटा अलग अलग। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अलग अलग ना। डिस्क्रीट होता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। देखो अलग अलग एनर्जी लेवल है, ऐसा तुम समझ लो 1s वाले में पहली क्लास में अगर हाइड्रोजन होता तो 13.6 -13.6, उसके बाद दूसरे में -3.4 अगर हाइड्रोजन होता तो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, और हर अलग एनर्जी लेवल की एक अलग एनर्जी होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है उस एनर्जी लेवल की। ये किसके अंदर बात हो रही है? एक एटम के बारे में बात हो रही है, एक एटम को लेकर के। लेकिन अगर आप एटम से हट करके किस में आ जाते हैं? सॉलिड में। किस में आ जाते हैं? सॉलिड में, क्रिस्टल में। एक एटम है, बहुत सारे, एक एटम या बहुत सारे भाई? तो बहुत सारे एटम है, ए लॉट ऑफ एटम्स हैं। देखो वहां लिखा है ए लॉट ऑफ एटम, बहुत सारे एटम हैं। और सब एटम का अगर सोचो, अगर मान लो 10 एटम हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 एटम हो गए, क्या 100 एटम का 1s मिलेगा आपस में? ओवरलैप होगा, और ओवरलैप होने से अब जो एनर्जी है वो एक लाइन में नहीं रह जाती है। इसका 100 है ना, पहले का 1s, दूसरे का 1s, तीसरे का 1s, चौथे का 1s, सब एनर्जी लेवल एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के बाद एनर्जी केवल लीनियर नहीं रहती है, बल्कि एक एरिया में स्प्लिट हो जाती है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रह जाती है। अब ये सब जगह 1s है। किसके अंदर बात हो रही है ये? एटम में या सॉलिड में? सॉलिड में। यानी अगर एटम से आप किस में आ गए हैं? अगर आप एटम से, परमाणु से ठोस में आ जाते हैं, ठोस मतलब क्रिस्टल में आ जाते हैं, एटम से आप सॉलिड में आते हैं, तो ये 1s ऐसे नहीं रहता है, बल्कि उसमें कई सारे एटम हैं भाई, बहुत सारे परमाणु हैं। तो समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और उनके ओवरलैप से एनर्जी जो है वो एक रीजन में फैल जाती है। यानी अभी एनर्जी एक लाइन में है, सपोज डेट ऐसे वायर के जैसे है, लेकिन जब 1s खूब ओवरलैप हुआ, और ओवरलैप होगा तो अब क्या होगा? ये एनर्जी, इसका 100 हजार एटम है, लाख एटम है, सोचो, तो सबका 1s मिलता जाएगा, तो वो एनर्जी कुछ ऐसे बैंड जैसे बन जाती है। कैसे बन जाती है? बैंड। तो हम लोग यहां पढ़ते हैं, एक एटम की बात करते हो तो आप लोगों ने कहा सर एक एटम में क्या बोला जाता है? सर एक एटम की बात करें तो इसमें कहते हैं एनर्जी लेवल। क्या चीज? एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर की बात करी जाती है, और इसमें वो सभी ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के एक क्षेत्र में एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहां पर एनर्जी लेवल ना बोल करके उनको बोला जाता है, एक भाई तार था, एक पतला सा क्षेत्र था, एक पतली सी लाइन थी, तो उसे नाम दिया एनर्जी लेवल। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, है कि नहीं है? और ऐसे ही अब ये लेवल मिल मिल के क्या हो गए हैं? एक पट्टी बन गई है, पट्टी। उस पट्टी का नाम रखा जाता है यहां पर बैंड। तो अब एनर्जी लेवल नहीं पढ़ना है, एटम में पढ़ाया जाता है एनर्जी लेवल, और सॉलिड में पढ़ाया जाता है एनर्जी बैंड पढ़ाया जाता है। यानी इस 1s के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो 1s मिलेगा आपको, वो ऐसे मिलेगा, ये होगा 1s। ये क्या कहलाएगा आपका? 1s। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सबके तो सारे एटम के 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं, सब खेल कूद रहे हैं, और सबकी एनर्जी वही होगी जो एक की होगी, इसलिए ये हो गई एनर्जी। अब एनर्जी किसी उसमें थोड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, लाइन में, है कि नहीं है? अब तो बहुत सारे एनर्जी लेवल एक दूसरे पर आके बैठ गए, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा। अबे तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ पढ़े हो, वही ओवरलैपिंग अध्यारोपण। तो जब क्या बोलते हो, परमाणु में जो ऊर्जा स्तर होते हैं, जब वो मिलकर के ठोस बनाते हैं, तो समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, सुपर इंपोज होते हैं, है कि नहीं है? ओवरलैप होते हैं। और जब अध्यारोपित होते हैं तो उनके अध्यारोपण से ऊर्जा केवल रेखीय नहीं रहती है, बल्कि एक क्षेत्र में बंट जाती है, चौड़े क्षेत्र में। उस चौड़े क्षेत्र का नाम रखा जाता है, चौड़ी पट्टी का नाम रखा गया है ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है। ये हो गया 1s। इसके ऊपर क्या बनाया जाएगा बेटा? इसके ऊपर कौन? इसके ऊपर 1s के ऊपर कौन है? ठीक, 1s के ऊपर है 2s। ये हो गया आपका 1s के ऊपर 2s। इसके ऊपर क्या बनाओगे? 2p। क्या 2p भी भरा है? हाँ भरा है, खाली है, भरा है। उसके बाद अब खाली हो गया ना, ये देखो, ये बीच में देखो एक दीवार है, दरार जैसा कुछ है, ये दरार, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर वाला कौन है? 3s। उसके ऊपर 3p, और उसके भी ऊपर 4s। फिर 3d बनाओ तो बनाते रह जाओ, है कि नहीं है? लेकिन खाली है, मैं बहुत आगे नहीं जा रहा। 4s,
3s 3p 4s ऊपर आएगा 3d। अब बताओ इन्हें क्या कहते हैं? ये सब क्या है? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स हैं। ये ऊर्जा बैंड है, एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है ना। तो ये एक एटम की बात है, और ये क्या बहुत सारे एटम की बात है? ये सॉलिड की बात है। किसकी बात है? सॉलिड की बात करोगे तो आप लोग लिखोगे कि सर सॉलिड में बात करते वक्त हम एनर्जी लेवल नहीं, एनर्जी लेवल का आप एक बार प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सदा सर्वदा एनर्जी बैंड का। तो यहां शुरुआत होती है एनर्जी बैंड की। समझ में है ना? एनर्जी बैंड किसे कहते हैं? कोई डिफिनेशन पूछे तो एनर्जी बैंड इज, अगर हम बात करें तो एनर्जी बैंड क्या है भाई? तो एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होते हैं, है ना, एटम के जो एनर्जी लेवल होते हैं सॉलिड में आने के बाद ओवरलैप होते हैं सेम एनर्जी वाले। इसका मतलब ऐसा मत सोचना कि पहले एटम का 1s और दूसरे एटम का 3s मिलकर के एनर्जी बैंड बना रहा है, ये ना सोचना। सेम एनर्जी वाले ही तो ओवरलैप करके बनाएंगे। तो क्या समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के, है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। या फिर ऊर्जा केवल रेखीय न रह करके, ठोसों में क्या होता है, सॉलिड्स में एनर्जी केवल लीनियर नहीं रहती बल्कि किसी एरिया में स्प्लिट रह जाती है, थोड़े से क्षेत्र में। बहुत पतले सा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है एनर्जी बैंड। तो सॉलिड की बात करोगे तो इसमें बात करेंगे, ये है एनर्जी लेवल। सॉलिड की बात करोगे तो कहा जाएगा सर ये एनर्जी बैंड। अब आप भूल करके भी नहीं बोलिएगा, आप बोलेंगे सॉरी एनर्जी लेवल उधर बोलेंगे और एनर्जी बैंड इधर बोलेंगे। क्या ये बात दिमाग में छप चुकी है? एनर्जी बैंड क्या चीज है, ये कुछ दिमाग में सेट हुआ है। व्हाट इज एनर्जी बैंड? यहाँ का एनर्जी लेवल, यहाँ का एनर्जी बैंड। बहुत सारे एनर्जी लेवल एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के ऊर्जा रेखीय नहीं, केवल रेखीय नहीं रहकर बल्कि क्षेत्रीय हो जाती है, एक क्षेत्र में बट जाती है, एक चौड़ी पट्टी में मौजूद हो जाती है, उसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब एनर्जी बैंड के हिसाब से देखो कितने तरीके का एनर्जी बैंड आपको दिख रहा है। सर एक भरा भरा, एक खाली खाली। अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्रकार का एनर्जी बैंड हो गया? दो। तीसरा भी बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड, है ना। तो ये बीच वाला है ना, बाउंड्री लाइन। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सबसे पहला किसके बेसिस पर पढ़ा था सबने? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किसके बेसिस पर पढ़ा था? है ना, रो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बेसिस पर। अब पढ़ाया जाएगा एनर्जी बैंड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एनर्जी बैंड। बट एनर्जी बैंड कितने तरीके के हैं? कितने आपको दिख रहे हैं नॉर्मली? कौन कौन से? एक भरे हुए और एक खाली हुए, है कि नहीं है? एक भरे हुए एक खाली हुए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड हो गया ना, समझ में आया ऊर्जा बैंड क्या है? डेफिनेशन आपको अपने समझ से लिखनी है। हम लोग बात करते हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। क्या चीज? टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं आगे। तो चीज लिखिए ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। सॉलिड की बात करेगा तो टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल नहीं एनर्जी बैंड आएगा, है ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड के प्रकार। ऊर्जा बैंड के प्रकार, कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ये भी एनर्जी लेवल है, लीनियर नहीं, एरिया में है। ये भी एनर्जी लेवल है, एरिया में है। ये भी एनर्जी लेवल है, एरिया में है। अब बताओ, सबको पता है ना कि ये न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इसमें भी 2 का है, पूरा 4 भर दो, 5 6 7 8, 8 हो गया। बताओ किसको बनाया है मैंने? हाँ, सोडियम। 2 8 2 10 और 1 11। आउटर मोस्ट। क्या इसके बाद सब खाली है? हाँ, इसके बाद सब खाली है, इसके बाद सब खाली है। तो क्या इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो क्या यहां से यहीं तो जा सकता है? अगर कंडक्टेंस करना होगा तो क्या यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं? यही वो इलेक्ट्रॉन है जो किसको बनाने में काम आते हैं? बंध बनाने में काम आते हैं, बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो इसे ही आप बोलते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हो, है कि नहीं है? केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यही तो है वो जो चलेगा, यही तो चलता है कि या अंदर वाले चलते हैं? कौन वाला चलता है? बाहर वाला चलता है, सबसे बाहर वाला। और किसमें चलता है? जाकर के दौड़ के तुरंत जाकर के वहां वाले में पहुंच जाएगा या जस्ट ऊपर वाले पहुंचेगा? ये बात सबको क्लियर है? वही चीज हमको यहां भी पढ़नी है। हमें इन दोनों के बारे में बात ही नहीं करनी है।
समझ में आया? हमें इन दोनों के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें बस उस बारे में बात करनी है जो जस्ट नीचे भरा है कि नहीं है, और जो जस्ट ऊपर खाली है, केवल उन दोनों के बारे में बात करेंगे, और बाकी सबके बारे में भाई इसमें वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चलाएंगे। अगर इसको निकाला भी तो डायरेक्ट वहां नहीं भेजेंगे, हम पहले यही इसी में जाएगा, है कि नहीं है? तो एनर्जी बैंड दो तरीके का, सबसे पहला कौन कौन सा है बेटा? सबसे पहला इस वाले इलेक्ट्रॉन का नाम कौन सा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यह है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि सबसे बाहर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर वाला बैलेंस बैंड के नाम से जाना जाता है, संयोजी बैंड कहते हैं। कौन सा? संयोजी बैंड के नाम से जाना जाता है। संयोजी बैंड कैसे कहते हैं बेटा? तो क्या होता है, मेरा एक सवाल, क्या ये तीनों के तीनों भरे हैं? तीनों के तीनों भरे हैं, तीनों के तीनों भरे हैं। इसमें किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? 1s की, 2s की, 2p की? 1s 2s 2p किसमें एनर्जी ज्यादा है? 1s 2s 2p। क्या 1s में -13.6 अगर हाइड्रोजन की बात करेगा, और इसमें -3.4, इसमें -1.51, यानी क्या एनर्जी बढ़ रही है? यानी ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो क्या एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड किसे कहेंगे? बैलेंस बैंड आर द बैंड्स इन द सॉलिड व्हिच हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड कंप्लीटली फिल्ड। अधिकतम ऊर्जा वाले जो भरे हुए हो, फील्ड बैंड, भरे हुए बैंड। किसके सबसे कम से कम ऊर्जा वाले? ये नीचे वाले। इन दोनों की बात, मैं इनकी बात, इनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी कहूंगा, कभी कहा जाएगा इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से, कभी जाना जाएगा? कभी नहीं कहा जाएगा इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से। तो जब इन्हें नहीं कहा जाएगा तो फिर इसका मतलब है केवल कहा जाएगा किसको? सबसे बाहरी वाले में। ये जो है ना 1s का नाम इसमें दर्ज है, ना 2s का नाम इसमें दर्ज है, केवल किसका नाम दर्ज है? 2p का। 2p है बैलेंस वाला, संयोजी यही है। तो अधिकतम ऊर्जा वाले देख रहे हो, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी सबसे कम है, न्यूनतम है, मिनिमम एनर्जी है। लेकिन हमने इसको बैलेंस बैंड नहीं कहा। बैलेंस बैंड किसे कहा जाएगा? वो बैंड जो भरा हो और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो? मैक्सिमम हो। अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। सबसे पहला नाम बैलेंस बैंड। कंप्लीट हुआ सबका? लिख लिया सबने? सबसे पहला नाम क्या है? बैलेंस बैंड किसे कहते हैं? संयोजी बैंड किसे कहा जाएगा? तो संयोजी बैंड उसे कहते हैं जिसमें अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड, है ना? अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को संयोजी बैंड के नाम से जाना जाता है। यह हो गया आपका पहला। अब आगे और चलते हैं। अब दूसरा कौन सा बैंड होगा भाई जिसमें चलेगा? संयोजी बैंड के बारे में बात करूं तो इनके इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होता है भाई? बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में, अगर सेमीकंडक्टर में बात करोगे तो भी देखो, सबसे बाहर वाले को छोड़ दो, इसके जो नीचे वाले हैं ये सब किस काम आते हैं? किसी काम में नहीं। ये कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, ये बॉन्ड वॉन्ड बनाने में चाहे तुम्हारी मदद करा दें आगे, चलो मैं बताऊंगा बाद में, अभी रहने तो, नहीं तो तुम लोग अभी यहीं फंस जाओगे। बैलेंस बैंड किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। दूसरा कौन सा बैंड आएगा? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, जिसमें चल के जाएगा। चलेगा किसमें? 2p के बाद सीधे 3p में चलेगा या 3s में चलेगा? 3s में चलेगा। तो 2p के बाद चलेगा 3s में, इसका मतलब है 3s हो जाएगा कंडक्शन बैंड, जिसमें वो चल सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड के नाम से जाना जाएगा। तो अब बताओ इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4s की, 3p की या 3s की? किसकी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3s 3p 4s, किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? बैलेंस बैंड के बारे में क्लियर हो गया। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3s 3p 4s। 4s की सबसे, क्या वो कंडक्शन बैंड के नाम से गिना जाएगा? ओ डायरेक्ट यहां से खुदा के वहां भेज दोगे? चलो भाई, इतना तरह एनर्जी अपराध है तुम्हारे पास, इतना फालतू है। किसमें भेजोगे? बस कम से कम एनर्जी देनी पड़े, छोटी से छोटी बैटरी लगाए और यहां से यहां पहुंच जाए। इसका मतलब है मिनिमम एनर्जी वाला खाली बैंड। कौन सा है? तो सब कंडक्शन है बैंड, लेकिन हम किसे सेलेक्ट करेंगे? असली में किसे सेलेक्ट करेंगे? तो किसे सेलेक्ट करा जाएगा? ये 3s वाले को, यानी ये होगा तुम्हारा कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? वैलेंस बैंड के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया अधिकतम ऊर्जा वाला भरा बैंड, संयोजी बैंड, और न्यूनतम ऊर्जा वाला खाली बैंड, मिनिमम एनर्जी वाले
एम्प्टी बैंड को हम लोग कहते हैं चालन बैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तीसरा बताते हैं, दोनों क्लियर हो गया सबका? संयोजी बैंड क्लियर, लिख लिया सबने? और दूसरा क्या है? कौन सा है? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं भाई? न्यूनतम ऊर्जा वाले, हाँ कम से कम। देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, लेकिन इसमें 4s की एनर्जी ज्यादा है और 3p की कम और 3s की और भी कम, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3s को। इसलिए न्यूनतम ऊर्जा वाले खाली बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड कहलाता है ना। मिनिमम एनर्जी वाला एम्प्टी बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 2p और 3s के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना? 2p और 3s के बीच में क्या दिख रहा है आपको? गैप दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां से तो यहां नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर आप सोचे कि बैलेंस बैंड से अपने आप कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड वगैरह लगानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर शायद देना ही पड़ेगा। तो इस बिहाफ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहां से एनर्जी देंगे तो यहां तक जाएगा, यानी इतनी जितनी एनर्जी है यहां पर, जितना एनर्जी का गैप है यहां पर, उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी यहां कुछ है, मान लो 10 है और यहां 11 होगी, शायद यहां 10 होगी, यहां 10 होगी, तो तुम्हें एक देना पड़ेगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो ये इस एक वोल्ट को कहा जाता है, इस एक वोल्ट को कहा जाता है फॉरबिडन, छोड़ो, एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनर्जी गैप्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड बोलते हैं। क्या चीज? निषिद्ध ऊर्जा बैंड के नाम से जाना। मैं लिख देता हूं इधर, तुम लोग गलत ही लिखोगे। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब जिधर प्रवेश निषेध, मना करे। 1 वोल्ट जब तक नहीं दोगे ये जाने देगा, मना कर रहा है। 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। यहां बैठा है, ये वाला क्या कर रहा है? इस वाला इलेक्ट्रॉन, भाई जाऊं तो कह रहा है 1 वोल्ट दो, मना कर देता है, तो उसे बोलते हैं निषिद्ध। फॉरबिडन मतलब मना करना। तुम लोग जानते होगे यार, ये सब पढ़े नहीं हो तुम लोग, नरेशन में तुम्हें पढ़ा जाता है। जब मना करते हैं ना इंपरेटिव वाले सेंटेंस में, तो निषिद्ध ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। दूसरा नाम क्या याद रखोगे तुम लोग? ऊर्जा अंतराल के नाम से जाना जाएगा। सीधे बोल दीजिए एनर्जी गैप, ये ज्यादा अच्छा लगता है। एनर्जी गैप क्या क्या होता है अब आप लोग बताएंगे? डेफिनेशन सबको पता है एनर्जी गैप की? चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी गैप के बीच के इंटरवल को, बीच के डिफरेंस को बोला जाता है एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है। ये 1 वोल्ट है ना। जब तक 1 वोल्ट नहीं दोगे, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर, ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड अनुमति नहीं देगा चलने को। 1 वोल्ट दो, नहीं चले। जब 1 वोल्ट मिल जाएगा तो चलने देगा। चलो उतार लीजिए। ये हो गया सबको? क्या लिखोगे एनर्जी गैप में? क्या लिखोगे भाई? ऊर्जा अंतराल में, या फिर फॉरबिडन एनर्जी बैंड लिख देता हूं मैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि हमें बताया ही नहीं गया। फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। फिलहाल एनर्जी गैप ज्यादा सुटेबल है। फॉरबिडन एनर्जी बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड है ना, जो एलॉय करे, मतलब अलाउ करे कि चलो जाओ, या रोके हडे नहीं करे, मना करे नहीं भाई। तो अगर आपने 1 वोल्ट यहां लगा दिया ना, यहां 10 था, यहां 11 था, तो तुरंत कहेगा ठीक है कि नहीं? उसी को नाम रखा है। उसी को समझाने के लिए दूसरा बात क्या कहा जाता है? एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल बोलो या बोलो निषिद्ध ऊर्जा बैंड के नाम से जाना जाता है। अब इस सबके एनर्जीज को लिखा जाए कि इसमें सबकी एनर्जी कैसे लिखा जाता है। भाई बैलेंस बैंड की एनर्जी लिखना है, क्या चीज? बैलेंस बैंड की एनर्जी लिखना है, तो उसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ वी, बैलेंस बैंड की एनर्जी। अच्छा, कंडक्शन बैंड की एनर्जी लिखना है तो कंडक्शन ई ऑफ सी। एनर्जी गैप की एनर्जी लिखना है तो ई ऑफ जी, गैप। समझ में है ना? अब सवाल है कि इसमें रिप्रेजेंट किसे करेंगे, अच्छा कौन माना जाएगा? तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली चीज है। ये पूरा क्या है? कंडक्शन बैंड। अरे पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड। ये पूरा का पूरा क्या है? संयोजी बैंड।
अब जब आप 1 वोल्ट लगाना चाहोगे तो आप असल में वो 1 वोल्ट किसके किसके बीच का डिफरेंस बता रहे हो? 1 वोल्ट कंडक्शन बैंड और नहीं, ये समझो किसके किसके बीच का डिफरेंस बता रहे हो वो देखो ध्यान से। अभी मैं दिखाऊंगा, तुम कहोगे अरे हाँ सर ये ज्यादा अच्छा है। देखो ध्यान से, क्या आप यहां से यहां तक का डिफरेंस बता रहे हैं? यही तो है ना कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, यही तो एनर्जी गैप। क्या आप यहां से यहां तक का डिफरेंस बता रहे हैं या यहां से यहां तक का? आप पहला बता रहे हैं या दूसरा बता रहे हैं? पहला कि दूसरा? आपके लिए क्या आसान है, पहला कि दूसरा? सोच के बताओ, पहला आसान है दूसरा? क्या दूसरे में आपको यहां से उठा करके एकदम नीचे से उठा करके एकदम यहां तक फेंकना है और इसमें एकदम पास वाले से उठा के पास वाले में ऐसे प्यार से जाओ? क्या ये ज्यादा आसान है? क्या पहला ज्यादा आसान है? यानी अब समझो दूसरा वाला सही नहीं है। यानी इस एनर्जी में एनर्जी लिखने का तरीका, सबसे ऊपर वाली लाइन को लिखा जाता है E ऑफ V, सबसे ऊपर वाली लाइन को लिखा जाता है E ऑफ V, और सबसे जो नीचे वाली लाइन है ना उसको लिखा जाता है E ऑफ C। उतार लीजिएगा डायग्राम बनाने के बाद, ये पूरा है ना एनर्जी बैंड में तीनों प्रकार। और ये बीच का, ये जो बीच में गैप आपको दिख रहा है इसका नाम लिखिएगा EG, तीनों लिखिए। पहला बैलेंस बैंड में किसको लिया था मैंने? नियॉन को। किसको लिया था मैंने? नियॉन को ना पूरा। इसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, है कि नहीं है? इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? पहले बताओ, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री है? ये फ्री है? ये फ्री नहीं है। फ्री होते तो यहां होते और फ्री होते तो फ्री ही चलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? जब आप बैलेंस बैंड को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके वो फिर कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में, और फिर वहां चलने के लिए स्वतंत्र होता है। यहां तो वो बंधा है, बॉन्ड वगैरह बनाया होगा, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह बने होंगे तो वो बंधा होगा, वो चलने के लिए यहां आजाद नहीं है। तो चलने के लिए आजाद तब होगा जब उसको एनर्जी कहीं से एडिशनल अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी बाहर से, वो यहां से यहां कूद के जाएगा, तब वो फिर इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। यानी यहां काउंटिंग होगी उसकी, यहां से यहां जाएगा तब। समझ में आया? अब अगला टॉपिक का नाम लिखो, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या। पढ़ गई हेडिंग? नंबर 1 किसके बारे में भाई? एनर्जी बैंड तीन है। कितने एनर्जी बैंड हैं? इन तीनों को बार बार बताएंगे कि इसके बेसिस पर ये, उसके बेसिस पर ये, समझे? तो हम उसके बेसिस पर बताएंगे। तो सबसे पहला एनर्जी बैंड के बेसिस पर है ना, चालक अचालक अर्धचालक। नंबर 1 कंडक्टर। कंडक्टर लिखे क्या? चलो नंबर 1 लिखो कंडक्टर, है ना। चालक, टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या कर लेते हैं, है ना। और टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड में नंबर 1 पढ़ कंडक्टर के बारे में, चालकों के बारे में। किसके बारे में? चालकों के। अब सबको पता है सर, कंडक्टर वही मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब होती है। 10⁻28, जिसके लिए अल्फा भी पॉजिटिव आता है कि नहीं है? जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 से -8 होती है और कंडक्टिविटी 10⁻6 से 10⁻8 होती है। इतना ज्यादा है, ये है कंडक्टर, है कि नहीं है? तो अगर कंडक्टर वो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो इसके बेसिस पर, लेकिन हमें तो इसे बताना ही नहीं है, हमें तो बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पे। तो कुछ
कंडक्टर अब इसमें दो तरीके से पढ़ाया जाता है। नंबर एक, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत हाई रिएक्टिव वालों को लेकर के, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम नहीं, सोडियम पोटेशियम, इन सब के बारे में कहते हैं। क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होती नहीं होती हैं। सोडियम कहते हैं कि पानी में डाल दो तो तुरंत आग लग जाती है, जलता है नहीं जलता है पानी से रिएक्शन। सोडियम पोटेशियम फायर होते नहीं होते हैं, हाथ में रख लो पसीना हो जाएगा तुम्हें जलन महसूस होने लग जाएगी। तो ये होता है सोडियम और पोटेशियम, तो बहुत हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनके लिए अगर बात करोगे तो इनका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सोडियम के लिए 281, लास्ट में कितना होता है, तो लास्ट वाला जो होता है वो आधा भरा है। लिख देता हूं, सोडियम के लिए लिखता हूं 11, 11 को तोड़ो, कॉन्फ़िगरेशन कर 1s2, 2s2, 2p6, 3s। देखो लास्ट वाला जो एनर्जी, अब सबका 3, जितने सोडियम एटम होंगे सबका क्या 3s1, 3s1 खाली होगा, आधा खाली होगा आधा भरा। अरे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एस में जब 2 आते हैं तो 3s वाले में यानी आखिरी वाले में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका इतना ही भरा है कि पूरा भरा है। पूरा भरा होता तो मैं पूरा ऐसे कर देता, लेकिन ये कितना भरा है केवल एस में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने कितना बनाया है, केवल 3s1 ही लिख रखा है। इसका मतलब है कितना भरा है, आधा। और अब सोचो, अब अगर ध्यान से देखो तो अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी ना तो क्या यही बैलेंस है, क्या ये बैलेंस बैंड होगा नहीं होगा। बैलेंस बैंड में क्या लिखते हो सब लोग कि सर मैक्सिमम एनर्जी वाले भरे हुए बैंड को बैलेंस बैंड कहते हैं, अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को फील्ड, है ना, फील्ड और फील्ड बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ये भरे हैं। और कंडक्शन बैंड, चालन बैंड किसे कहते हैं, चालन बैंड किसे कहते हैं, न्यूनतम ऊर्जा वाले खाली बैंड। क्या आपको इसके अंदर दोनों देखने को मिल रहा है, देख के बताओ, क्या आपको इसके अंदर दोनों का दोनों देखने को मिल रहा है कि नहीं है। जब इसी के अंदर दोनों का दोनों देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये कंडक्टर है जिसमें नंबर 1 बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है कि नहीं है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। क्या ध्यान से देखो, आधा भरा हुआ बैंड क्या बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों का काम कर देता है। व्हाट इज ईजी, एनर्जी गैप कितना है इसके लिए, इसके लिए एनर्जी गैप कितना दिख रहा है सबको, 0। क्या इसके लिए एनर्जी गैप है ही नहीं। एनर्जी गैप तो तब होता है जब आप एक डिब्बे से किसी दूसरे डिब्बे में जाते हो, है कि नहीं है। इसमें एनर्जी गैप कहां से दिखेगा, जब एक ही डिब्बा है और उसी डिब्बे में आधा भरा है और आधा खाली है। आधा बोतल पानी भर लो तो उस आधे पानी आधा भरा है तो उसको बाकी आधी जगह पहुंचा सकते हो, आसानी से नहीं पहुंचा सकते हो, बहुत आसानी से पहुंचा सकते हो, है कि नहीं है। लेकिन एक बोतल में पानी भरा है दूसरी बोतल में पहुंचाना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए एनर्जी गैप 0, बैलेंस बैंड आधा भरा, कंडक्शन बैंड आधा खाली, ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव होती हैं, उनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे, उसमें क्या होता है, ये वाला नहीं, उसमें क्या लिखता हूं मैं, देखो आधे भरे हुए बैलेंस बैंड ही चालन बैंड का काम करते हैं, कंडक्शन बैंड का काम करते हैं। अरे देख लो यार तुम लोग, यही तो है ना, यही सब तो होता है। उसके बाद वाले क्या होता है, 3s के बाद क्या आएगा, 3p का 3p पूरा खाली है, पूरा खाली है ना। बट उसमें मैं क्यों भेजूं जब इसी में मेरे पास जगह है कि नहीं है। जब 3s1 में मेरे पास यहां जगह है, खाली है, एब्सेंट है, तो मैं यही दौड़ा दूंगा उसको और चला दूंगा, काम करा लूंगा। तो क्या हो सकता है, आधे भरे हुए संयोजी बैंड ही चालन बैंड का काम करते हैं। एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है। तो वो हो गया कंडक्टर, किसके लिए, फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम। हाफ फील्ड कंडक्शन बैंड, हाफ फील्ड आधे भरे हुए हाफ फील्ड बैलेंस बैंड बिहेव्स वर्क एज कैसे का, जैसे कंडक्शन बैंड। आधे भरे हुए संयोजी बैंड ही चालन बैंड का काम करते हैं। और एनर्जी गैप इज 0, ऊर्जा अंतराल कितना है, 0। ये हो गया आपका कंडक्टर के लिए। किसके लिए, सोडियम पोटेशियम, इन सब की बहुत हाईली रिएक्टिव के लिए। बट सब तो ऐसी नहीं होती, है कि नहीं है। अभी हमारे पास है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब भी तो है ना। तो उसमें क्या होता है, ये तो पहला हो गया ए, इसका पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। तो उसके लिए डायग्राम ये बनेगा, ये ध्यान से देखो, ये इतना क्या नाम रखोगे आप लोग, बैलेंस बैंड।
ये इतना क्या नाम रखोगे? कंडक्शन बैंड। लेकिन है एक ही बैंड, एक ही बैंड में दोनों बैंड आ गए, आधा भरा और आधा खाली वाला। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक ही डिब्बे में। आधे भरे हुए चालन बैंड, कंडक्शन बैंड चालन बैंड का काम करते हैं। एनर्जी गैप 0। बहुत अच्छा। दूसरे जैसे फॉर कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों भरे होते हैं, भरे होते हैं नहीं भरे होते हैं। फिर इनमें कैसे चालन बहुत अच्छा चल सकता है, इनमें कंडक्टेंस कैसे अच्छा होता है? तो इनमें जो कंडक्शन होता है वो अच्छे से इस हिसाब से होता है कि देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग होती है। समझे क्या होती है? ओवरलैपिंग। ये क्या है बेटा? मान लेते हैं उसका बैलेंस बैंड। ये हो गया क्या चीज? बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड। पूरा का पूरा क्या चीज है? बैलेंस बैंड है, ठीक है। और जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है वो दोनों दूर दूर नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर ओवरलैप है, अध्यारोपित है। यानी ऐसा करो कि इसके अंदर जबरदस्ती ढकेल ढकेल के फिट कर दो। कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। इसके अंदर किसको फिट कर दिया जाए? कंडक्शन बैंड को फिट कर दिया जाए, कुछ इस हिसाब से। ये अब यहां से यहां तक का क्या, कौन सा बैंड कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आधा भरा आधा खाली बात नहीं रहे। क्या बैलेंस बैंड पूरा पूरा भरा है? पूरा भरा नहीं भरा है? क्या कंडक्शन बैंड पूरा खाली भी है? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। इसमें अध्यारोपित नहीं थे, इसमें ओवरलैप नहीं है, बट इसमें ओवरलैप है। और जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित है तो ऐसे में एनर्जी गैप अभी भी कितना कहोगे आप लोग? 0। अभी भी कोई एनर्जी गैप नहीं आएगा इनके बीच में। तो इसलिए कहा जाता है ना, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड। ओवरलैप्ड, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अगेन एनर्जी गैप इज 0। ये हो गया कंडक्टर को परिभाषित करने का तरीका। चालक किसे कहते हैं? चालक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनके आधे भरे हुए बैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड का काम करते हैं। दूसरा, जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। दो डेफिनेशन है, दोनों में से जो पसंद है वो याद कर लो जीवन भर के लिए। उसमें देखो, बैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड का काम करता है। ये वाले में पूरा, असल में ये पूरा कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड। लेकिन बैलेंस बैंड आधा खाली है तो बैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड का काम कर रहा है। और दूसरे में क्या तरीका बताया? क्या दूसरा क्या होता है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप है। एक चीज डेटा जो जीवन भर याद रखना है, चालकों के लिए Eg का मान ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब बात कौन आती है? कंडक्टर के बाद कौन है दूसरा? इंसुलेटर। इंसुलेटर पे खत्म करते हैं, सेमीकंडक्टर कल बताएंगे। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाएगा, थोड़ा सा भी कहीं एनर्जी मिल जाएगा तो कूद के यहाँ पहुंचना आसान है, कठिन है? कोई एनर्जी गैप ही नहीं है। जब कोई एनर्जी गैप ही नहीं है तो दौड़ के पहुंच जाएगा। कौन रोकेगा इसको? है कोई माई का लाल जो इसे रोकेगा? कोई एनर्जी गैप ही नहीं है भाई। देयर इज नो एनर्जी गैप, इट मीन देयर इज फ्री टू मूव, देयर इज द पावर दैट हैव इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगला नाम लिख, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? इंसुलेटर, हाँ? ये कह रहे हैं जिसमें बिजली ना चले सर। हाँ? नहीं होते कि होते हैं? कितनी होती है? फिर चार्ज कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है? 0। हाँ? चार्ज, हाँ 0 होती है। इंसुलेटर के लिए 0 होती है। तो बस ये मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। इंसुलेटर बड़ा आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाता है। सबको पता है सर इंसुलेटर में करंट चलती ही नहीं, बस यही पता है। लेकिन अब यहाँ करंट, यहाँ तो क्या पढ़ाया जाएगा? एनर्जी बैंड के बेसिस पर। तो सुनिए ध्यान से, इंसुलेटर वे मटेरियल्स होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें बैलेंस बैंड पूरा पूरा, नंबर 1, जिनमें बैलेंस बैंड पूरा भरा हो, बैलेंस बैंड आर फील्ड, पूरा पूरा। संयोजी बैंड पूरा पूरा भरा हो, यानी संयोजी बैंड क्या हो? पूरा पूरा भरा हो। देखो मैंने पूरा भर दिया। बैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड। दूसरा, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? 0 लिखते हो। कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी, खाली होते हैं। चालन बैंड कैसे होते हैं?
खाली होते हैं, तो चालन बैंड में पूरा पूरा खाली रहेगा, तो इसके ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। लेकिन निषिद्ध ऊर्जा बैंड की जो चौड़ाई है ना, थिकनेस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड और एनर्जी गैप, उसकी वैल्यू, इसके बीच में जो एनर्जी गैप लिखा जाता है Eg, उसकी वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। मैं 5 eV लिख देता हूं। थ्री से ज्यादा, चलो 5 लिख दो, जो भी लिख दो बेटा, 3 लिख दे तू, है ना। एनसीईआरटी देख लेना एक बार सब लोग, ठीक है। बैलेंस बैंड आर फिल्ड, बैलेंस बैंड पूरा पूरा भरे हो, कंडक्शन बैंड पूरा पूरा खाली हो, और उनके बीच जो ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी देने पर ही यहां से यहां जाएगा। और ये पॉसिबल वगैरह नहीं होता है ना, वो हवा में बिजली का चलाना, उसके लिए 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर वगैरह लगाना पड़ता है। ये सब पढ़ाया गया था उसमें कैपेसिटर वाले चैप्टर में, ठीक है। इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है, और एनर्जी गैप इतना ज्यादा, अगर इससे कम होगा ना तो इंसुलेटर में भाग जाएगा। समझ में आया ना, ये होता है। बाकी सेम डेफिनेशन वहां भी चलेगी और आगे जानेंगे हम लोग। और कुछ भी कर लो आप, यहां से वहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचा नहीं सकते हैं। संयोजी बैंड पूरे पूरे भरे होंगे, चालन बैंड पूरा पूरा खाली होगा। चालन बैंड तो पूरा खाली ही होगा, ये हमेशा याद रखना। अगर चालन बैंड में एक को इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो कंडक्टिविटी कर जाएगा, है ना। तो चालन बैंड को पूरा पूरा खाली रखना है इंसुलेटर में, और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज हो गया आपके लिए इंसुलेटर के लिए। आज के लिए फिलहाल ये था सेकंड, है ना। इतना ही, पढ़ते हैं कल सेमीकंडक्टर के बारे में। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।